प्यारे बच्चों, वेलकम, नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी। जो हमारे देश का वास्तविक राज्य प्रमुख है, वास्तव में जो शक्तियों का प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश में आरंभ से लेकर, जैसा आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष को आज़ादी मिली। उसके बाद यहाँ जब चुनाव करवाने की बात आई तो पहली बार 1951 और 52 में पहले आम चुनाव हुए पूरे देश के अंदर। उसके बाद 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए, 1962 में फिर उसके बाद चुनाव हुए, 1967 में चुनाव हुए, 1971 में चुनाव हुए, 1977 में चुनाव हुए, 1980 में चुनाव हुए, 1984 में चुनाव हुए, 1989 में चुनाव हुए, 1991 में आम चुनाव हुए, 1996 में आम चुनाव हुए, 1998 में आम चुनाव हुए, 1999 में आम चुनाव हुए। उसके बाद 2004 में आम चुनाव हुए, 2009 में आम चुनाव हुए, 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव करवाए गए, 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव करवाए और लगभग 95 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 16वीं लोकसभा के चुनाव में 91 करोड़ 40 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करने का काम किया। भारतवर्ष सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें मतदाताओं की संख्या भी पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री के पद को जिन व्यक्तियों ने सुशोभित करने का काम किया, मैं एक एक करके आपको बताने का काम करूंगा। सबसे पहले 1947 से लेकर 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने बैठने का काम किया और वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। लगभग 17 वर्ष तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 27 मई 1964 को उनका देहांत हो गया। उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। तुरंत बाद पंडित जो है लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और फिर उसके बाद 10-11 जनवरी मध्य रात्रि को 1966 में ताशकंद समझौते के तुरंत बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद फिर दोबारा से कार्यवाहक प्रधानमंत्री वो 13 दिन के लिए श्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी को सौंप दिया गया। वो लगातार 1966 से लेकर 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रही। उसके तुरंत बाद फिर चुनाव करवाए गए और श्री जो है हमारे मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री 1977 में बने, 1979 तक वो रहे। 1979 से लेकर 1980 तक चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने। वैसे चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनको संसद का एक बार भी सामना नहीं करना पड़ा। फिर चुनाव हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री 1980 में बनी और 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों ने उनको मौत के घाट उतारने का काम किया। फिर उसके तुरंत बाद देश में चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी को एक प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ और श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। वो 1989 में फिर चुनाव हुए और फिर एक बार गठबंधन की सरकार बनी और विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने 1989 से लेकर 1990 तक। फिर 1990 से 1991 के बीच में श्री चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। फिर चुनाव हुए 1991 में और श्री पीवी नरसिम्हा राव यानी कि पामलपति वेंकटरमन इस देश के प्रधानमंत्री बने, जो 16 भाषाओं के जानकार थे। वो 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। फिर 1996 में चुनाव हुए। फिर आरंभ में श्री अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री बने और सबसे कम समय के लिए वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रहे। फिर 1996 में जैसे ही उसके बाद HD देवगौड़ा मतलब हरदनहली डोडेगौड़ा देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने और फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने। फिर चुनाव हुए और 1998 में फिर एक बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। फिर 1999 में चुनाव हुए, दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार हम इसको कह सकते हैं
आरंभ में वो 13 दिनों के लिए, अब दोबारा से लगभग 13 महीनों के लिए अब तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री 1999 में बने। एनडीए गठबंधन हम इसको कह सकते हैं, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। कई दलों ने मिलकर के श्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। फिर लगातार वो 2004 तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 2004 में फिर चुनाव हुए। यहाँ यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि सुख प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी और सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रित किया गया और उन्होंने अपने दल के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को जैसे नेता चुना, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करने का काम यहाँ किया गया। फिर 2009 का चुनाव हुआ। यहाँ दूसरी बार कांग्रेस के ही नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को कई दलों के ने मिलकर के प्रधानमंत्री नियुक्त करने का काम यहाँ किया। वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए। वो लगातार 2004 से 2014 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। उसको आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी विश्व में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व उनका रहा है। 2014 के 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए और इस दौरान जो है एनडीए गठबंधन हम इसको कह सकते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। फिर 17वीं लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए। यहाँ दूसरी बार श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वही सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को यहाँ एक प्रतिनिधित्व मिला और लगातार अब वर्तमान समय तक श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने का काम कर रहे हैं। इन प्रधानमंत्री के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है संविधान के अंदर अनुच्छेद 75 में हम प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रपति उसको नियुक्त करने का काम करेगा, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ सकते हैं। यानी कि 75 जो अनुच्छेद है आपको इस संबंध में याद रखना होगा। 74 यानी कि 74वें अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, जो कि लगातार सलाह और विचार विमर्श देने का काम और उसकी मदद करने का काम, यानी कि वो राष्ट्रपति को एक मदद के तौर पर उसकी मदद करने का काम करेगी। वो अनुच्छेद 74 में हम उसको पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ लगातार आपको प्रधानमंत्री के संबंध में लगातार जानकारी देने का काम कर रहे हैं। जो आप बड़े ध्यान से इन बातों को सुनोगे, मैं अब आपको बताने का काम करूँगा कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, यानी कि ये देश का वास्तविक शासनाध्यक्ष होता है, ये सरकार का मुखिया होता है और राष्ट्रपति जो है वो राज्य प्रमुख होता है, वो राज्य का मुखिया होता है, वो संवैधानिक प्रमुख होता है, वो संवैधानिक मुखिया होता है। यानी कि एक वास्तविक मुखिया और एक व्यवहारिक मुखिया दोनों ही मिलकर के देश को चलाने का काम करते हैं। यहाँ हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री को लेकर के। उसकी जो नियुक्ति की बात है वो संविधान में साफ तौर पर ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का काम करेगा। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। वो किसी ऐसे दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति देने का काम करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। और यदि कई दफ़ा हम देखते हैं कि कोई राज्यसभा से भी किसी सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है या कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, तो उन्होंने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने का काम किया है। यदि वो किसी भी सदन का सदस्य न हो और वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव लड़ करके उसको चुनाव में जीत हासिल करनी पड़ती है, तभी वो अपने पद पर बना रह सकता है। तो यहाँ नियुक्तियों की जो बात है, आप समझे कि लोकसभा में जिस दल के नेता को बहुमत प्राप्त होता है उसको ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति देने का काम कर सकता है। समय समय पर हम देखते चले आए हैं कि राष्ट्रपति चाहे वो किसी भी वर्ष को लेकर के हम बात करें, जैसे आरंभ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाने का काम किया। यानी कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का जो काम है वो राष्ट्रपति ही करता है। और
अभी डॉक्टर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबंध में मैं आपको आगे जानकारी दे रहा हूं कि उसका कार्यकाल कितना होता है। उसका कार्यकाल पूरे 5 वर्ष होता है, यानी कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो चाहे मंत्री परिषद की बात हो, अपने पद पर बनी रह सकती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अपना विश्वास मत खो देता है तो भी राष्ट्रपति उसको पूरी की पूरी जो सरकार है उसको भंग कर सकता है। प्रसाद पर्यंत की यही बात है कि उसको विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए लोकसभा के अंदर। ये थी उसके कार्यकाल को लेकर के। वेतन और भत्तों के संबंध में प्यारे बच्चों आपको ये बात भी अपनी जानकारी में रखनी है। जो प्रधानमंत्री का वेतन है वो 1,60,000 रुपये प्रति महीना और 45,000 रुपये उसको उसके संसदीय क्षेत्र में खर्च करने के लिए प्रति महीने मिलते हैं, और 2,000 रुपये प्रति दिन जो उसका दैनिक भत्ता होता है, यानी कि पूरे महीने का जो भत्ता है उसका वो 62,000 रुपये, यानी कि 1,60,000 रुपये और प्लस में 62,000 रुपये प्लस में 45,000 रुपये उसका टोटल जो है वो मंथली सैलरी उसको हम कह सकते हैं। जब वो अपने पद पर नहीं रहता उस समय उसको 20,000 रुपये प्रति महीना और एक पीए की सुविधा और एक चपरासी भी उसकी मदद के लिए और एक बंगला उसको दिया जाता है। तो ये बात थी उसको उसके वेतन को लेकर के। तो उसकी जो योग्यताएं हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु पूरी 25 वर्ष आयु अपनी पूरी कर चुका हो, और जो है अन्य संसद में बनने के लिए जो भी योग्यता चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए। तो वो एक अच्छे व्यक्तित्व उसका हो। सभी जो योग्यताएं होती है वो प्राय आप पढ़ते हो। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, वो अपनी निर्धारित आयु को पूरी करने वाला हो, वो पागल और दिवालिया न हो। तो उसमें जो योग्यताएं अन्य योग्यताएं जो संसद के द्वारा समय समय पर किसी भी व्यक्ति को लेकर के निश्चित की जाती है वो सभी योग्यताएं वो पूरी करता हो, यानी कि वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। राज्यसभा के लिए निर्धारित आयु है जो वो 30 वर्ष होती है, जैसा आप सभी को पता है। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य न हो तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनाव लड़ना पड़ता है और चुनाव में जीत हासिल करनी पड़ती है। तो ये थी उसके चुनाव को लेकर के पूरी की पूरी प्रक्रिया। आगे प्यारे बच्चों हम उसके कार्यों और शक्ति के बारे में बताने का मैं आपको काम करूंगा। उसकी जो शक्तियां हैं, पहली शक्ति उसकी ये है कि वो मंत्री परिषद का जो निर्माण कार्य है वो करता है। मंत्री परिषद का निर्माण, राष्ट्रपति मंत्री परिषद का निर्माण करता है, लेकिन वो सभी नाम प्राय प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के पास भेजने का काम करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद नहीं दे सकता। पहले प्रधानमंत्री अपनी जो कार्य सूची है, नाम सूची है, उसको भेजने का काम करेंगे और उन्हीं व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करेगा। दूसरा काम ये है कि विभागों का बंटवारा। जैसे ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो प्रधानमंत्री ही ये निर्धारित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, यानी कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, तो उसी व्यक्ति को वही विभाग दिया जाता है। वैसे प्रधानमंत्री जिसमें मंत्री बनाने का काम करता है उनमें विभागों का बंटवारा करता है। तो वो पूरे, जैसे हमारा देश विविधता वाला देश है, यहाँ अनेक धर्मों के लोग, अनेक जातियों के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेकों राजनीतिक दल होते हैं। जब गठबंधन की सरकार होती है अनेक बड़े सत्र के नेता भी होते हैं। इन सभी बातों का ख्याल प्रधानमंत्री जब मंत्री पद देने का काम करता है, विभागों का बंटवारा करता है,
तो इन सभी बातों का ख्याल प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा जाता है। तीसरी बात है सभापतित्व को लेकर के। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सभापति होता है। जब भी मंत्रिमंडल की सभा बुलाई जाती है तो वो उसकी सभापतित्व करने का काम करता है। वो विभिन्न जो अलग अलग मंत्री लोग हैं उनके बीच जो है वो विचार विमर्श का कार्य भी वो करता है। चौथा पॉइंट ये है कि पदच्युति यानी कि रिमूवल ऑफ जो मिनिस्टर है, मंत्रियों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी प्रधानमंत्री की शक्तियां है। जैसे प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं, उनमें विभागों का बंटवारा करते हैं। अगर कोई मंत्री अपने कार्य क्षेत्र में ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, वो सरकार के लिए और देश के लिए कोई परेशानी उत्पन्न कर रहा है, तो प्रधानमंत्री उसको उसके पद से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। यदि त्यागपत्र न दे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह करके उसी त्यागपत्र लेने का काम कर सकता है। ऐसा ही किया गया 1998 की वो बात है। 17 अप्रैल 1999 की बात है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने श्री बूटा सिंह को त्यागपत्र देने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया तो राष्ट्रपति को कह करके उनको उनके पद से हटाने का काम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, क्योंकि वो सरकार के लिए और पूरे देश के लिए असुविधा का कोई कार्य कर रहे थे, तभी ऐसा किया गया। अगली जो प्रधानमंत्री की शक्ति है वो एक समन्वयकारी भूमिका, कोऑर्डिनेटर की भूमिका। तो प्रधानमंत्री पूरे मंत्री परिषद के लिए, मंत्रिमंडल के लिए, पूरे देश के लिए समन्वयकारी की भूमिका निभाता है। यानी कि विभिन्न मंत्रियों के बीच में बात हो, विभिन्न विभागों के बीच में तालमेल की बात हो, विभिन्न दल के नेताओं के बीच में तालमेल की बात हो, समन्वयकारी की भूमिका है जो वो प्रधानमंत्री की शक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगली जो बात है वो योग्य सरकार देने का जो उत्तरदायित्व है उसको निभाने का काम करता है। प्रधानमंत्री की ये शक्ति भी है कि वो एक योग्य सरकार को संचालित करने का काम करे। यदि कोई मंत्री हो या कोई अन्य नेता हो, यदि वो सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि अगर वो ध्यान रखता है कि देश में सरकार के प्रति क्या कोई नाराजगी तो नहीं, तो इस बात का भी प्रधानमंत्री जो है वो ध्यान रखता है। अगली बात यह है कि वो राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है। वो अनेक जो निर्णय राष्ट्रपति लेता है उसमें प्रधानमंत्री ही मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाता है। कोई भी मंत्री सीधा राष्ट्रपति को बिना प्रधानमंत्री की स्वीकृति के नहीं मिल सकता, कोई अपना निर्णय नहीं दे सकता। तो यहाँ सलाहकार की जो भूमिका है वो भी प्रधानमंत्री की शक्ति के अंतर्गत ही आती है। तो लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड मिनिस्टर जो कड़ी के रूप में कार्य करता है प्रधानमंत्री, यानी कि मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में, तो कड़ी का काम जो है वो भी प्रधानमंत्री ही करता है। अपने जो भी मंत्रिमंडल के निर्णय हैं उनके संबंध में सूचित करने का जो काम है वो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को करने का काम करता है। राष्ट्रपति भी अगर किसी विषय पर सलाह या कोई विचार जानने की कोशिश करता है तो वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही ऐसा कर सकता है। तो अगली जो शक्ति है प्रधानमंत्री की, वो सरकार का नेता होता है। पूरी की पूरी जो सरकार होती है वो जैसे कि मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, थोड़ा सा मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट सत्र के जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद यानी कि अन्य जो राज्य मंत्री होते हैं या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, और जो कानून बनाया गया है मंत्रिमंडल को लेकर के 15% एक कानून बनाया गया कि इससे ऊपर कोई भी सरकार अपने मंत्रियों को नियुक्त करने का काम नहीं कर सकती। तो 15% वाली बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी, ये भी हमारे लिए जरूरी है। तो राष्ट्र का नेता प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है। जब देश के ऊपर कोई समस्या आती है तो पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री
की ओर पूरी आशा भरी निगाहों से देखती है। अगली जो शक्ति है संसद का नेता। संसद जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को ही शामिल करते हैं, तो वो संसद का नेता होता है। संसद की ओर से कोई भी निर्णय होता है वो देश के सामने रखने का काम करता है। अगली जो उसकी पावर है वो है सरकार का प्रवक्ता। सरकार स्पोक्समैन ऑफ जो है गवर्नमेंट, वो भी प्रधानमंत्री ही होता है। यानी कि सरकार के निर्णयों की जानकारी पूरे के पूरे देश के सामने और संसद में वो रखने का काम करता है। वहाँ प्रवक्ता की जो भूमिका है वो भी प्रधानमंत्री की ही होती है। अगली जो पावर है वो हमें प्यारे बच्चों, आपको एक एक जानकारी जो है वो किसी भी जो मंत्री परिषद का है उसको भंग करने का काम प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहकर पूरी की पूरी मंत्री परिषद को भंग करने के लिए वो कह सकता है। वो स्वयं त्यागपत्र दे सकता है और जब उसका त्यागपत्र पूरी की पूरी जो है सरकार का त्यागपत्र ही समझा जाएगा। अगर उसको किसी मंत्री के बारे में कोई शिकायत है तो उसको हटा सकता है, या उसको राष्ट्रपति को ये कहकर कि इसको हटाना है, तो ऐसा भी प्रधानमंत्री के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आता है। अगली जो बात है वो है नियुक्तियों को लेकर के। नियुक्तियों को लेकर के राष्ट्रपति जो देश के अंदर नियुक्ति करता है उसमें प्रधानमंत्री ही उसको विचार विमर्श देने का काम करता है। चाहे वो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल की बात हो, राजदूतों की बात हो, या न्यायाधीशों की बात हो, मुख्य न्यायाधीश की बात हो, किसी आयोग के चेयरमैन की बात हो, आयोग के अन्य सदस्यों की बात हो, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की बात हो, महिला आयोग की बात हो, या अनुसूचित जाति आयोग की बात हो, अनुसूचित जनजाति आयोग की बात हो, निर्वाचन आयोग की बात हो, या वित्त आयोग की बात हो, सभी के सभी जो महत्वपूर्ण पद है देश के अंदर, उसमें प्रधानमंत्री के साथ ही विचार विमर्श किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि दोनों जो शासन प्रमुख है और सरकार प्रमुख है, जो दोनों ही आपस में विचार विमर्श करके देश को चलाने का काम करते हैं। अगली जो उसकी शक्ति के अंतर्गत हम कह सकते हैं वो है नीतियां बनाने को लेकर के। चाहे विदेश नीति है, चाहे गृह नीति है, इनका निर्माण भी प्रधानमंत्री ही करता है। देश में जितनी भी नीतियां हैं, चाहे शिक्षा की नीति हो, चाहे कृषि नीति हो, औद्योगिक नीति हो, सुरक्षा नीति हो, स्वास्थ्य नीति हो, तो किसी भी नीति निर्माण का जो मेन भूमिका होती है वो प्रधानमंत्री की ही होती है। और जो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल जो निर्णय लेने का काम करता है, वास्तव में वो प्रधानमंत्री का ही निर्णय होता है। राष्ट्रपति को भी इसमें उसका आपस में मिलकर के देश हित में ये सभी फैसले लिए जाते हैं। तो अगला जो काम है प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियां, जो मैंने पहले भी राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर आपको बताने का काम किया था, विस्तार से बताने का काम किया था। वो आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 को लेकर के वो राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो पावर है, अनुच्छेद 356 को लेकर के वो वित्तीय आपातकालीन की जो शक्तियां हैं अनुच्छेद 360 को लेकर के। तो ये सभी जो भी देश के अंदर लागू किया जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा लागू की जाती है, वास्तव में इनमें मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री की ही होती है। क्योंकि अब ये कानून बन चुका है कि देश में जब भी देश के अंदर कोई आपातकाल लागू करना है, या राष्ट्रपति शासन लागू करना है, या वित्तीय आपातकाल की घोषणा करनी है, तो मंत्री परिषद पूरी की पूरी प्रधानमंत्री समेत उसको पहले लिख करके देने का काम करेगी। तभी राष्ट्रपति देश के अंदर ये अनुच्छेद 352, 356 और 360 का प्रयोग कर सकेगा। तो ये मैंने आपको विस्तार से बताने का काम किया कि प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां हैं। जो प्रधानमंत्री की शक्ति है उनके को देख करके ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को वो शक्तियां प्राप्त है जो अमेरिका के अंदर वहाँ के राष्ट्रपति को प्राप्त है। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रधानमंत्री की शक्ति के संबंध में कहा कि प्रधानमंत्री का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है और इसको बड़ी ही शक्तियां प्रदान की हुई है। वहीं प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की शक्तियों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे वो तानाशाही भी बन सकता है, लेकिन वो तानाशाह नहीं बन सकता। यहाँ मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा कि
कौन कौन से उसके ऊपर अंकुश लगाने वाली शक्तियां है जो उसको तानाशाह बनने से रोकती है। उसको तानाशाही से बनने वाली शक्तियों में यदि मैं बात करूं तो एक संसद होती है, दूसरा जनमत होता है, तीसरा विरोधी दल होता है। पहले नंबर पर संसद उसको ऐसा करने से रोक सकती है, क्योंकि कोई भी निर्णय जो प्रधानमंत्री लेता है वो संसद की अनुमति से ही लेता है, तो वो तानाशाह नहीं बन सकता। यहाँ उसकी यदि कोई देश के हित में कोई काम वो ऐसा फैसला ले जिसे देश के हितों पर आंच आए, तो उसको संसद ऐसा करने से रोक सकती है। जनमत का भी कोई भी फैसला जब प्रधानमंत्री लेता है तो उसको जनमत का ख्याल रखना पड़ता है। जनमत के विरोध में जाकर के प्रधानमंत्री कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता। विरोधी दल, जिस दल को अल्पमत यानी कि बहुमत का आंकड़ा प्राप्त नहीं होता, वो विरोधी दल की भूमिका निभाता है। जब सरकार कोई भी निर्णय लेती है, कोई कानून, कोई नियम उपनियम बनाने का काम करती है, तो वहाँ विरोधी दल अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। यदि विरोधी दल का जो नेता होता है वहाँ किसी दल को 10% सीटें नहीं मिल पाती, तो उस के दौरान कोई भी विरोधी दल का नेता नहीं बन सकता। विरोधी दल का नेता बनने के लिए 10% प्रतिनिधित्व मिलना भी यहाँ जरूरी निर्धारित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप जान सकते हैं कि हमारे देश के अंदर संविधान में इस तरीके से प्रधानमंत्री को शक्तियां प्रदान की गई है कि वो देश का तानाशाह नहीं बन सकता। आरंभ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोकहित को ध्यान में रखते हुए देश के शासन और प्रशासन को चलाने का काम किया। एक समय ऐसा आया जब 25-26 जून मध्य रात्रि 1975 की वो बात है, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तो ये निर्णय इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैये से लेने का काम किया, लेकिन यहाँ की जनता ने जब 1977 में चुनाव हुए तो श्रीमती इंदिरा गांधी को धूल चटाने का काम किया, उसे सत्ता से बाहर करने का काम किया। तो इस दौरान हम देख सकते हैं कि लगातार 19 महीनों तक यहाँ देश के अंदर आपातकाल जिसको हम कहते हैं, संकटकाल जिसको हम कहते हैं, इमरजेंसी हम जिसको कहते हैं, बुरे दिन जिसको कहते हैं, वो लगातार 19 महीने तक चला। यहाँ बड़े बड़े नेताओं को इन श्रीमती इंदिरा गांधी के इशारे पर बिना कारण बताए जेलों में डाल दिया, लेकिन इमरजेंसी का ऐसा असर देश में देखने को मिला कि तुरंत चुनाव में धूल चटाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी या कांग्रेस के दल को किया गया। और उसके बाद 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो इन सब बातों को देख करके हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो बड़ा शक्तिशाली पद होता है। प्रधानमंत्री जब देश के अंदर ऊपर कोई संकट आता है तो पूरा देश उसके ऊपर आशा भरी निगाहों से देखता है। जब किसी भी मंत्रिमंडल के ऊपर, मंत्रिपरिषद के ऊपर, कोई संसद के ऊपर कोई संकट आता है तो वहाँ भी प्रधानमंत्री की तरफ पूरी संसद आशा भरी निगाहों से देखती है और उसको सोलो करने का काम भी प्रधानमंत्री ही करता है। तो प्यारे बच्चों, एक एक करके आपको सभी बातें मैंने बताने का जो काम किया उसको आप बड़े गौर के साथ सुन करके इस बात को आप विस्तार से सुनोगे, उसके बाद अपनी बुक के अंदर विस्तार से उसको पढ़ने का काम करोगे और उसको याद करने का काम करोगे, उसके बाद उसको लिखने का काम करोगे, तभी आप किसी भी विषय को पूरी गहराई के साथ जान सकते हैं और उस विषय पर अपना विचार विमर्श दे सकते हैं। तो ये सभी बातें